हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। पिछली क्लास में हमने महात्मा गांधी के द्वारा भारत में प्रथम सत्याग्रह जो चंपारण आंदोलन के नाम से जाना जाता है, चंपारण सत्याग्रह, उस पर डिस्कस किया था। चंपारण सत्याग्रह जिस समय चल रहा था उसी समय महात्मा गांधी के पास में कई और क्षेत्रों से पत्र आना प्रारंभ हो गए किसानों की, मजदूरों की समस्याओं को लेकर के। उसी में से दो प्रमुख समस्याएं हैं। एक अहमदाबाद मिल के मजदूरों का मामला था और दूसरा खेड़ा के किसानों का मामला था। इन दोनों समस्याओं का जो है निराकरण करने के लिए महात्मा गांधी निकलते हैं और सबसे पहले अहमदाबाद मिल मजदूर का मामला जो है वो निपटाते हैं। तो क्या था ये अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन? आपको हमने बताया था कि जब साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने गुजरात में की थी, उस समय अंबालाल साराभाई नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने आर्थिक सहयोग दिया था। अंबालाल साराभाई का नाम इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में उनका भी नाम जुड़ता है। अंबालाल साराभाई की एक बहन थी अनसुईया बेन। अनसुईया बेन ने ही महात्मा गांधी को पत्र लिखा था। देखिए, कायदे से इस चीज़ को समझ लीजिए। अंबालाल साराभाई महात्मा गांधी के परिचित व्यक्ति थे। उन्होंने साबरमती आश्रम में बनाने के लिए आर्थिक सहयोग भी दिया था। अंबालाल साराभाई की बहन जो है वो महात्मा गांधी की अनुयायी थी। साबरमती आश्रम से उनका संपर्क रहता था और वो भी एक समाज सेविका थी। उन्होंने एक रात्रिकालीन स्कूल भी खोला था, उसका संचालन वो करती थी। उन्होंने ही महात्मा गांधी को पत्र लिखा कि यहाँ पर मजदूरों को लेकर के कुछ समस्या है। वास्तव में जो अनसुईया बेन हैं वो अपने भाई अंबालाल साराभाई के विरोध में ही इस आंदोलन को खड़ा करना चाहती थी, क्योंकि अंबालाल साराभाई स्वयं एक मिल मालिक हैं और वह भी जो है मजदूरों के इस आंदोलन के विपक्ष के रूप में ही होंगे। तो यहाँ पर हम अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन को पढ़ने से पहले समस्या को समझें कि ये समस्या क्या थी, मजदूरों की क्या समस्या थी। तो हुआ ये था, देखिए 1918 का समय है, विश्व युद्ध प्रथम खत्म हो रहा है और इस समय जो है भारत में महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। मिल के मजदूर जो थे वो अपनी वेतन को बढ़ाने के लिए बहुत समय से मांग कर रहे थे। वो मांग उनकी मानी नहीं जा रही थी। ऊपर से मिल मालिकों का एक और बयान आया। प्लेग, वहाँ पर समस्या प्लेग एक बीमारी है, प्लेग फैला हुआ था और तो प्लेग के दौरान जो है मजदूरों को एक बोनस दिया गया था जिसको प्लेग बोनस कहा गया था। तो प्लेग बोनस, समस्या क्या थी? मजदूरों का जो प्लेग बोनस था, मजदूरों का प्लेग बोनस बंद करने का फैसला किया था। बंद करने का फैसला। मिल मालिक चाहते थे कि अब जो है जो मजदूर हैं उनको प्लेग का बोनस नहीं दिया जाए। इससे किसान परेशान थे, ये मजदूर परेशान थे और अनसुईया बेन, ये नाम आपको याद रखना है, अनसुईया बेन। अनसुईया बेन ने गांधी जी को पत्र लिखा। पत्र लिखा। अनसुईया बेन कौन है? अनसुईया बेन जो है वो अंबालाल साराभाई, अंबालाल साराभाई की बहन है। अंबालाल साराभाई कौन है? अंबालाल साराभाई जो है ये भी एक मिल मालिक हैं। ये भी एक मिल मालिक हैं और इन्होंने साबरमती आश्रम बनाने के लिए आर्थिक सहयोग दिया था महात्मा गांधी को। साबरमती आश्रम बनाने में आर्थिक सहयोग दिया था। यह तो हो गया परिचय। अनसुईया बेन जिन्होंने मजदूरों की समस्या को दूर करने के लिए महात्मा गांधी को पत्र लिखा कि ऐसा ऐसा प्लेग का बोनस जो है वो मजदूरों का बंद किया जा रहा है
उनका वेतन तो बढ़ाया ही नहीं जा रहा है, उल्टा जो बोनस मिल रहा था उसमें भी कटौती की जा रही है। और ये कर कौन रहा है? ये सब जो है मिल मालिक लोग कर रहे हैं। जबकि अनसुईया बेन के भाई अंबालाल साराभाई स्वयं भी एक मिल मालिक थे, यानी कि अनसुईया बेन जो है वो अपने भाई के खिलाफ भी इस आंदोलन में शामिल हो रही थी। महात्मा गांधी अंबालाल साराभाई के परिचित हैं। उन्होंने सोचा ठीक है, हम जाते हैं तो हमारे मित्र भी उसमें हैं, तो हम उनसे बात करेंगे और मामले को सुलझाएंगे। तो महात्मा गांधी आते हैं। अब महात्मा गांधी ने मिल मालिकों से संपर्क किया, मिल मालिकों से समझौता करने की बात की। महात्मा गांधी को यह विश्वास था कि मिल मालिक हमारे परिचित हैं, जैसे अंबालाल साराभाई, उनका एक महत्वपूर्ण रोल था, तो ये मान जाएंगे। और अंबालाल साराभाई ने यह सोचा कि महात्मा गांधी को हमने इतना बड़ा सहयोग दिया है साबरमती आश्रम खोलने के लिए, तो ये हमारे विपक्ष में कोई आंदोलन नहीं करेंगे। लेकिन मिल मालिकों का सोचना गलत था। महात्मा गांधी हमेशा ही सत्य की जो है पक्षधर थे, सत्य के साथ में चलने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने कहा जो सही है वही सही मैं कहूँगा। और उन्होंने जब देखा कि मिल मालिक जो है ये जो बोनस है इसको देने के लिए राजी नहीं हो रहे हैं, तो उन्होंने मजदूरों से कहा कि आप जो है हड़ताल कर दीजिए। तो महात्मा गांधी ने मजदूरों से हड़ताल करने को कहा। यहाँ पर हमने क्या लिखा? महात्मा गांधी ने मिल मालिकों से समझौता करने की बात की, पहले मौका दिया जो अस्वीकृत हो गया। क्या स्वीकृत हुआ? इसमें गांधी जी चाहते थे, गांधी जी या जो मजदूर थे, दोनों लोगों की एक ही राय थी। मजदूर चाहते थे, गांधी जी भी चाहते थे कि 35% बोनस दिया जाए, बोनस दिया जाए। लेकिन जो मिल मालिक थे वो कितने पर राजी हो रहे थे? मिल मालिक, गांधी जी ने बात की तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा 35% बोनस नहीं दे पाएंगे, 20% बोनस पे राजी थी, बोनस पर सहमत। और गांधी जी चाह रहे थे कि 35% बोनस दिया जाए। विश्व युद्ध की वजह से महंगाई बहुत बढ़ चुकी थी। मजदूरों का वैसे तो वेतन बढ़ना चाहिए था, लेकिन वेतन नहीं बढ़ रहा था, इसीलिए वो 35% पर टिके हुए थे। तो महात्मा गांधी ने देखा कि जब बात नहीं बन पा रही है तो गांधी जी ने कहा हड़ताल होगी। गांधी जी ने मजदूरों से हड़ताल करने को कहा। देखिए, मिल मालिक और महात्मा गांधी एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन फिर भी गांधी जी के ऊपर इसका कोई भी दबाव नहीं था। उन्होंने हमेशा सत्य का साथ दिया था और आज भी वो मजदूरों के साथ हड़ताल करने के लिए बैठ गए अंबालाल साराभाई के विपक्ष में। और गांधी जी ने कहा हड़ताल तो हम करेंगे, यहाँ पर हम हड़ताल करेंगे, लेकिन इसमें कुछ शर्तें होंगी। उन्हें मजदूरों को समझाया कि क्या शर्तें होंगी, इस हड़ताल में क्या क्या होगा। महात्मा गांधी ने पहले ही कुछ शर्तें रख दी। इन्होंने कहा कि हड़ताल लंबी चल सकती है। गांधी जी को अनुभव है, वो जानते हैं कि कोई भी हड़ताल कितनी भी लंबी जा सकती है। इन्होंने कहा हड़ताल लंबी चल सकती है। इसलिए इसमें शामिल होने से पहले एक संकल्प कर लें कि डटे रहेंगे। डटे रहेंगे। दूसरी चीज इन्होंने कहा कि भिक्षा नहीं मांगेगा कोई। उन्होंने सोचा कि मजदूर जो है गरीब हैं, भिक्षा मांगकर नहीं खाएंगे। उन्होंने सोचा मजदूर बहुत गरीब है, ऐसा न हो कि भीख मांगने की नौबत आ जाए, तो पहले ही तय कर लो कि अगर आंदोलन करना है तो फिर धड़ रहेंगे, भीख नहीं मांगेंगे। दूसरी चीज, अन्य रोजगार से अन्य कार्य
अन्य कार्य से घर चलाने का प्रयास करेंगे। और आंदोलन जो है वो अहिंसक रहेगा। अहिंसक, जैसा गांधी जी ने पहले ही बता दिया सबको कि इस प्रकार से रहेगा, कोई प्रकार की हिंसा नहीं होगी, भिक्षा मांगकर कोई खाएगा नहीं, और स्वेच्छा से शामिल होगा, यानी किसी के ऊपर जो है वो जोर जबरदस्ती नहीं है, स्वेच्छा से जो शामिल होना चाहे वही हड़ताल में आए, अदरवाइज वो जो है ना करे। और अन्य कार्य जो घर है वो चलाने का प्रयास करता रहे, भूखे मरने की नौबत ना आए। तो गांधी जी ने ये जो है यहाँ पर अपना एक प्रारूप रखा और हड़ताल शुरू हो गई। हड़ताल काफ़ी लंबी खिंच गई, 21 दिन तक हड़ताल ये खिंच गई, क्योंकि इतनी जल्दी मिल मजदूर भी राजी नहीं होने वाले थे। उन्होंने सोचा कि शायद जो है 20% पे हमारी बात बन जाएगी, लेकिन महात्मा गांधी और मजदूर जो है वो 35% से कम पर राजी नहीं हो रहे थे। तो यहां पर हड़ताल लंबी खिंच गई। हड़ताल 21 दिन तक चली, 21 दिन तक हड़ताल चली, और बीच में मजदूरों का मनोबल टूटने लगा, क्योंकि मजदूर इतने दिनों के लिए तैयार नहीं थे। वो सोच रहे थे 2, 4, 5, 10 दिन का मामला है और इसी में काम हमारा निपट जाएगा। लेकिन महात्मा गांधी को ये पता था, क्योंकि वो पहले से अनुभव ले चुके थे इन चीज़ों का। तो जब महात्मा गांधी ने देखा कि मजदूर अब जो है निष्क्रिय हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और पीछे हटने की सोच रहे हैं, तो उन्होंने अनशन शुरू कर दिया। तो जब मजदूरों का मनोबल गिरने लगा, मजदूरों का मनोबल गिरता देख गांधी जी ने अनशन शुरू कर दिया। गांधी जी ने भूख हड़ताल, अभी तो सिंपल चल रहा था, अब इन्होंने कहा कि हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे, और स्वयं जो है वो भूख हड़ताल पे यानी अनशन। और गांधी जी का भारत में किया जाने वाला ये पहला अनशन था, पहली भूख हड़ताल। गांधी जी ने भूख हड़ताल प्रारंभ कर दी। देखिए, सत्याग्रह का पहला अस्त्र चंपारण में चलाया और दूसरा प्रयोग, अनशन का प्रयोग जो है वो अहमदाबाद में गांधी जी ने कर दिया, और इससे जो है मिल मालिक दबाव में आ गए। उन्होंने सोचा कि ऐसा ना हो कि महात्मा गांधी कहीं भूख से इनके प्राण ही ना निकल जाए, क्योंकि महात्मा गांधी बहुत दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति थे। वो बिल्कुल खाना पीना छोड़ के वहीं पे अनशन करने लगे, तो मिल मालिक दबाव में आ गए। और आनंद शंकर ध्रुव, ये नाम आप याद रखेंगे, आनंद शंकर ध्रुव जो है वो पंच बने, यानी पंचायत बिठाई गई, यहाँ पे पंच बने, ट्रिब्यूनल। और उसके बाद में फैसला क्या हुआ, यहाँ पे 35% बोनस देने का फैसला किया इन्होंने, क्योंकि गांधी जी ने कहा कि ऐसे नहीं बन पाएगा, आप पंच यहाँ पर पंच के हवाले करिए मामला, वही जो फैसला करेंगे वही मान्य होगा। पंच आनंद शंकर ध्रुव जो है वहाँ पर अध्यक्ष बने और 35% बोनस जो है वो देने का फैसला इन्होंने किया, और वो फैसला माना गया। तो आंदोलन क्या हुआ, ये आंदोलन सफल रहा, आंदोलन सफल। और इसमें ये जो अनशन है ये प्रथम अनशन था, भूख हड़ताल। ये क्या है, ये गांधी जी की प्रथम भूख हड़ताल थी भारत में, गांधी जी की प्रथम अनशन, गांधी जी का प्रथम अनशन भारत में। और सत्याग्रह प्रथम कौन सा था, चंपारण वाला। तो इस प्रकार से ये आंदोलन अहमदाबाद मिल मजदूर का एक छोटा सा मामला था जिसको गांधी जी ने सही किया। और इसमें जो सहयोगी हैं उनके नाम आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से इसमें सहयोगी थे। तो गांधी जी थे, अनुसुईयाबेन थी, जिन्होंने पत्र लिख करके गांधी जी को बुलाया था,
सरदार वल्लभ भाई पटेल, शंकरलाल बैंकर। शंकरलाल बैंकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अनुसुईयाबेन और महात्मा गांधी, ये लोग प्रमुख जो है नेतृत्वकर्ता थे इस आंदोलन के। इस प्रकार से चंपारण के बाद में गांधी जी का जो सेकंड आंदोलन था वो भी सफल रहा और अब बारी थी हैट्रिक लगाने की, यानी लगातार 3 सफलता के झंडे गाड़ने के, और वो था खेड़ा सत्याग्रह। महात्मा गांधी ने तीसरा आंदोलन किया, वो भी सफल रहा। खेड़ा के क्या मामला था? खेड़ा सत्याग्रह का भी पत्र जो है महात्मा गांधी को चंपारण आंदोलन के दौरान ही प्राप्त हुआ था, और वो वहां पर किसानों की समस्या थी, उसको सुलझाने के लिए महात्मा गांधी अहमदाबाद से खेड़ा पहुंच गए। खेड़ा सत्याग्रह की बात करेंगे, ये क्या था? खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह का क्या मामला था? खेड़ा में एक्चुअल में अंग्रेजों का एक कानून था जो अकाल से संबंधित था, अकाल संहिता। अकाल संहिता में यह कहा गया कि अगर कहीं भी किसी वजह से अगर उत्पादन कृषि का जो है वो 1/4 से कम हो, यानी 1/4 भी फसल उत्पन्न ना हो, तो फिर उस वर्ष का लगान जो है वो माफ़ कर दिया जाएगा। ऐसा अकाल संहिता में लिखा गया था। 1918 में कुछ ऐसी ही परिस्थितियां बनी कि खेड़ा में जो है वो किसानों की फसल किसी वजह से, अकाल की वजह से बर्बाद हो गई। उत्पादन बहुत कम हुआ, 1/4 भी नहीं हुआ। तो किसान ये चाहते थे कि लगान माफ़ कर दिया जाए, क्योंकि ऐसा ही कानून में उसमें अकाल संहिता में लिखा हुआ था, फेमाइन कोड में। लेकिन जो अंग्रेज सरकार थी वो कह रहे थे कि उत्पादन अच्छा खासा हुआ है, 1/4 से ज़्यादा हुआ है, इसीलिए लगान लिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो खेड़ा सत्याग्रह है वो किसानों की फसल बर्बाद हो गई थी, इस वजह से लगान किसान नहीं देना चाहते थे और सरकार जबरदस्ती लगान वसूल रही थी। ये था मामला। तो खेड़ा सत्याग्रह, समस्या क्या थी? सबसे पहले समस्या दर्ज करें कि समस्या यहाँ पर थी क्या। तो पहले आप एक कानून जो था वो था अकाल संहिता। अकाल संहिता में क्या लिखा हुआ था? फेमाइन कोड में लिखा हुआ था कि यदि फसल 1/4 से कम पैदा हो तो लगान माफ। लगान क्या होगा? माफ। ये अकाल संहिता में लिखा हुआ है जो अंग्रेजों ने ही बनाई। 1918 में फसल जो है वो बहुत कम हुई, फसल 1/4 से कम हुई, उत्पादन चौथे उत्पादन भी नहीं हुआ था अकाल के कारण। किस वजह से? अकाल के कारण। तो अब आपको क्या लगता है, किसानों को लगान पड़ना चाहिए या नहीं? तो अकाल संहिता के अनुसार लगान माफ हो जाना चाहिए। लेकिन अब समस्या तो यही है, लेकिन सरकार जो है, सरकार लगान वसूल रही थी। यही क्या थी? यही समस्या थी। सरकार को लगता था कि जो फसल है वो ज़्यादा हुई है, कोई जांच नहीं, किसी प्रकार से नहीं, बस उन्होंने अपने मानकों से, अपने सोर्सों से ये कह दिया कि फसल ज़्यादा हुई है इसीलिए लगान लिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है गांधी जी को बुलाया गया, गांधी जी को पत्र लिखा गया, यहाँ खेड़ा से भी गांधी जी को पत्र किसने लिखा था? प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। मोहनलाल और शंकरलाल ने, मोहनलाल और शंकरलाल, इन 2 लोगों ने पत्र लिखा था, जो चंपारण में जब गांधी जी सत्याग्रह कर रहे थे उसी समय उनको पत्र वो प्राप्त हुआ था। तो गांधी जी अहमदाबाद मिल मजदूर का आंदोलन जो है वो निपटाने के बाद में खेड़ा आ गए और इन्होंने जो है बात की कि ऐसा ऐसा मामला है तो यहाँ पर लगान ना लिया जाए।
और गांधी जी ने और वहाँ सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य, गुजरात सभा, इन सब लोगों ने मिल करके अपनी जांच की और पाया कि फसल वास्तव में जो है 1/4 से कम हुई है। मतलब महात्मा गांधी ऐसा नहीं कि आए बस आंदोलन करना शुरू किया। तो यहाँ पर महात्मा गांधी और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया एक सोसाइटी है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना जो है किसने की थी, आप हमें कमेंट करके बताएं कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। सोसाइटी महात्मा गांधी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य विट्ठल भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल, सभी नाम आपको याद रखने, पूछे जाते कौन कौन इसमें सहयोगी था। और गुजरात सभा भी इसमें शामिल थी। गुजरात सभा एक संस्था ये भी थी, ने जांच की, यहाँ पर लोगों से मिले, सर्वे किया, किसानों से बात की, सारी परिस्थितियों को देखा, समझा और परिणाम क्या निकाला कि फसल 1/4 से कम हुई है। फसल 1/4 से कम, चौथाई से कम पैदा हुई है, कम उत्पादन। तो इन्होंने कहा कि लगान नहीं दिया जाएगा, लेकिन सरकार मानने वाली नहीं थी, इसीलिए गांधी जी ने आंदोलन कर दिया और कहा कि लगान किसान अदा ना करें। गांधी जी ने यह कहा, जब देखा कि वो मान नहीं रहे हैं, गांधी जी ने क्या कहा, यहां पे गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया और कहा कि किसान लगान न दें। लेकिन ये अभी सविनय अवज्ञा टाइप का आदेश नहीं था गांधी जी का कि बिल्कुल आप लगान दीजिए ही नहीं। गांधी जी ने यहाँ पर थोड़ा सा सहूलियत रखी। इन्होंने कहा कि यदि सरकार गरीबों का लगान माफ कर दे, यानी जो देने वाले नहीं हैं, यदि सरकार गरीबों का लगान माफ कर दे, गरीबों का लगान, सब कुछ दर्ज करेंगे, एक एक चीज जो है वो महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आपने सिर्फ इतना कह दिया कि महात्मा गांधी ने कहा कि किसान लगान ना दे, तो उत्तर आपका ये पूरा नहीं होगा। क्योंकि बात पूरी ये थी कि सरकार यदि गरीबों का लगान माफ कर दे तो योग्य किसान लगान दें, जो देने वाले हैं जिनके पास ज्यादा है वो लगान दे दें, योग्य किसान लगान दें, और जो गरीब हैं वो ना दें। तो यहां पर इस तरह का मामला था। गांधी जी ने आंदोलन किया और इन सब लोगों ने सहयोग किया। शंकरलाल बैंकर थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, अनुसुईया बेन थी और महादेव देसाई थे। ये सब लोग इस आंदोलन में शामिल हुए थे और इसका प्रभाव ये हुआ कि सरकार दबाव में आ गई। सरकार ने गुप्त रूप से वहां के प्रशासकों को आदेश दिया कि सिर्फ उन्हीं किसानों से लगान ले लिया जाए जो दे सकते हैं, और जो नहीं दे सकते हैं या जो नहीं देना चाह रहे हैं उनसे जबरदस्ती ना की जाए। तो एक प्रकार से लगान माफ ही करवा दिया था महात्मा गांधी ने। तो यहां पर जो है आंदोलन सफल रहा, आंदोलन सफल, हैट्रिक लग गई महात्मा गांधी जी की। 3 लगातार आंदोलन सफल हुए और सिर्फ उन्हीं किसानों से लगान लिया गया जो योग्य थे, और सिर्फ उन्हीं से लगान लिया गया जो देने योग्य थे। यह आंदोलन भी सफल हुआ। यहां पे सहयोगियों के नाम आप इसको नोट कर लिए, सहयोगियों के नाम दर्ज कर लिए, क्योंकि यह प्रश्न आपसे अलग से पूछा जाता है, कौन कौन इस आंदोलन में शामिल था, सहयोगी कौन है। क्योंकि यही सब प्रश्न आपसे बनते हैं कि इस आंदोलन में कौन कौन से व्यक्ति सहयोग कर रहे थे, और उसमें कोई ऐसा नाम डाल दिया जाएगा जो नहीं था वहां पर, तो वो आपको लिस्ट आउट करना होता है। तो यहाँ पे सहयोगी जो थे वो शंकरलाल बैंकर थे, अनुसुईया बेन थी,
अभी जो पिछले आंदोलन में अहमदाबाद मिल में थी वही अनसुईया बेन ये भी हैं। महादेव देसाई को आपने देखा था कि चंपारण में भी थे, किसानों की समस्या के लिए महादेव देसाई हमेशा आते रहे, तो चंपारण में भी थे, खेड़ा में भी आ गए। और अब गांधी जी के साथ में जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल भी जुड़े हुए हैं। अहमदाबाद मिल वाले मामले में भी थे और यहाँ खेड़ा वाले मामले में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल अपनी वकालत छोड़ करके आए थे, चलती हुई वकालत छोड़कर आए थे। ये भी वकील थे, चलती हुई वकालत छोड़ करके आंदोलन में शामिल हुए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये सभी लोग यहाँ पर महात्मा गांधी के सहयोगी हैं खेड़ा सत्याग्रह में। तो दोनों मामले हमने समझ लिए, दोनों को थोड़ा संक्षिप्त में आपको हम फिर से बता देते हैं ताकि आप इसमें सॉर्ट आउट कर सकें। अहमदाबाद मिल का मामला ये था कि वहाँ पर मजदूर चाहते थे कि उनको बोनस मिले और मिल मालिक उनको बोनस नहीं देना चाहते थे या फिर वो कम देना चाह रहे थे। महंगाई बहुत बढ़ चुकी थी विश्व युद्ध की वजह से, लेकिन फिर भी वेतन बढ़ाया नहीं गया था, बोनस भी बंद किया जा रहा था। तो अनसुईया बेन ने पत्र लिखा महात्मा गांधी को, महात्मा गांधी वहाँ पर आ गए। अम्बालाल साराभाई जो स्वयं एक जो है मिल मालिक थे, गांधी जी के मित्र थे, उन्होंने साबरमती आश्रम को बनाने के लिए पैसा भी दिया था, आर्थिक सहयोग दिया था। उन्होंने गांधी जी से बात की। 20% पर मामला जो है सभी मिल मालिक जो एसोसिएशन के थे वो चाहते थे 20% हम बोनस दे देंगे, लेकिन महात्मा गांधी ने कहा कि इतनी महंगाई है 35% से बोनस कम नहीं लिया जाएगा। मामला नहीं बन पाया और महात्मा गांधी अपने मित्र के ही विपक्ष में जाकर के मजदूरों के साथ हड़ताल पे बैठ गए। क्या बात यहाँ पर स्पष्ट होती है वो आप समझ लें विश्लेषण के तौर पे कि महात्मा गांधी हमेशा गरीब किसान मजदूर के हितों के लिए लड़ते थे। उस चीज़ के लिए कभी उन्होंने अपनी मित्रता को आड़े नहीं आने दिया, कभी उनके ऊपर पैसे का भी कोई दबाव नहीं था। और अनसुईया बेन स्वयं एक समाज सेविका थी, वो एक रात्रिकालीन स्कूल भी चलाती थी मजदूरों के बच्चों के लिए, किसानों के लिए। तो वो अम्बालाल साराभाई की सगी बहन थी और वो भी अपने भाई के विपक्ष में महात्मा गांधी जी के साथ में आंदोलन में खड़ी थी। वहाँ पर आंदोलन सफल हुआ और 35% जो है मजदूरों को बोनस मिला। तो इस प्रकार से मजदूरों का मामला वहाँ पर सही हो गया। उसके बाद महात्मा गांधी तुरंत खेड़ा पहुँच गए उसके बाद में, और वहाँ पर किसानों की क्या समस्या थी कि किसान वहाँ पर उस वर्ष लगान नहीं देना चाह रहे थे। क्यों नहीं देना चाह रहे थे? क्योंकि अंग्रेजों की ही बनाई गई एक अकाल संहिता फेमाइन कोड में ये दर्ज था कि यदि किसी वर्ष अकाल की वजह से फसल 1/4 भी पैदा न हो तो फिर उस वर्ष का लगान माफ़ कर दिया जाना चाहिए। सरकार अपनी जांच के हिसाब से ये कह रही थी कि फसल 1/4 से ज़्यादा हुई है, लेकिन किसान वहाँ पर सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य, गुजरात सभा और महात्मा गांधी, इन लोगों ने जो जांच में पाया उसके हिसाब से फसल 1/4 से बहुत कम हुई थी, बर्बाद हो चुकी थी फसल। तो इन्होंने कहा कि हम लगान नहीं देंगे। गांधी जी ने कहा कि जो लगान देने योग्य किसान हैं, जिनकी फसलें अच्छी हुई हैं या जिनके पास पैसा है, वो लगान दे सकते हैं, लेकिन गरीब लोग किसान जो हैं वो लगान नहीं दें। सरकार इसमें भी दबाव में आई और उसने एक गुप्त प्रशासन को आदेश भेजा कि जो लोग लगान देना चाहते हैं, देने योग्य हैं, उन्हीं से लगान लिया जाए, किसी से ज़बरदस्ती लगान ना वसूला जाए। तो बाकी लोगों का लगान माफ़ कर दिया गया। तो इस प्रकार से ये जो खेड़ा सत्याग्रह है वो भी सफल रहा। इसमें शंकरलाल बैंकर, अनसुईया बेन, महादेव देसाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सभी लोग महात्मा गांधी के साथ में थे। और गुजरात सभा, इसने भी जो है इस आंदोलन में पूरा सहयोग किया। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, प्रश्न आपसे है कि ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, किसकी संस्था थी ये? और ये भी बताइए कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य महात्मा गांधी थे या नहीं थे। तो इस प्रकार से ये दो आंदोलन सफल हुए। गिरमिटिया प्रथा की समाप्ति, इस पे मैं आपको मौखिक बता देता हूँ, लेकिन आप इसे नोट जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट है आपको लिखने के लिए और प्रश्न पीटी में जरूर आ सकते हैं। हमने पीछे भी इसकी चर्चा की थी और कहा था कि आपको इसके हम डिटेल पूरे आगे देंगे, क्योंकि इसको भारत में इसलिए पढ़ रहे हैं, है तो मामला ये साउथ अफ्रीका का
और गांधी जी के जब हम वीडियोस पढ़ रहे थे उसमें हमने साउथ अफ्रीका वाले चैप्टर में आपको बताया भी था कि वहाँ पर ये मामला गांधी जी ने उठाया था। तो भारत में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अब महात्मा गांधी भारत आ चुके थे और वो इस आंदोलन से जुड़े हुए थे और 1917 में जाकर के सफलता प्राप्त हुई, इसीलिए इसको हम भारत में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो मामला क्या था कि साउथ अफ्रीका में गन्ना की खेती करने के लिए अंग्रेज जो है वो भारत से मजदूर ले जाया करते थे एक एग्रीमेंट पे। उन मजदूरों को ही एग्रीमेंट मजदूर या उसका अपभ्रंश नाम हो गया गिरमिटिया मजदूर। तो गिरमिटिया मजदूर क्या थे? जो एग्रीमेंट से भारत से अफ्रीका जाते थे कृषि कार्य में काम करने के लिए। 5 साल का एग्रीमेंट होता था। 5 साल के एग्रीमेंट के बाद में वो मजदूर स्वतंत्र थे, वो अपना काम धंधा कर सकते थे, ज़मीन खरीदना चाहें या कृषि करना चाहें, व्यापार करना चाहें, कुछ भी करना चाहें कर सकते हैं 5 साल के बाद में। यह मामला लगभग 1860 से चलता आ रहा था और 1860 से लेकर के आते हुए बहुत से लोग वहाँ पहुँच गए थे। जिनके जिनके एग्रीमेंट समाप्त होते गए वो वहीं पर बस गए, वहीं पर रहने लगे। उन्होंने परिश्रम किया, मेहनत की तो अच्छा व्यापार खड़ा किया। कुछ लोग बड़े किसान बन गए, खेती वगैरह खरीद ली, वहाँ पे घर बना लिया, अपना बिजनेस जमा लिया। अब वहाँ के क्षेत्रीय जो अंग्रेज थे या अन्य यूरोपियंस थे उनको इससे दिक्कत होने लगी। उन्होंने सोचा कि ये गिरमिटिया मजदूर और हमारे टक्कर में ये व्यवसाय कृषि इत्यादि कर रहे हैं, इनका तो एग्रीमेंट ख़त्म हो चुका है। अगर ये एग्रीमेंट के बाद में यहाँ साउथ अफ्रीका में रहना चाहते हैं तो इनके ऊपर कुछ कर लगाया जाए ताकि पैसा प्राप्त हो सके, या फिर इनको वापस भारत भेज दिया जाए। तो 2 शर्तें रखी गई कि या तो आप वापस भारत चले जाइए और या फिर आपके ऊपर 25 पाउंड का वार्षिक कर लगाया जाएगा। हालांकि 25 पाउंड का वार्षिक कर का प्रस्ताव पास नहीं हो सका, लेकिन 3 पाउंड का वार्षिक कर लगा दिया गया। और ये 1884 के आसपास की बात है जब उनके ऊपर 3 पाउंड का वार्षिक कर लगा दिया गया। और इसके विरोध में सबसे पहले महात्मा गांधी ने जब नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की थी 1894 में नटाल, तब सबसे पहले गिरमिटिया जो प्रथा है उसके खिलाफ महात्मा गांधी ने आवाज़ उठाई थी और इसके खिलाफ जो प्रार्थना पत्र पहला दाखिल किया गया इसको हटाने के लिए, वो महात्मा गांधी ने ही तैयार किया था। कब? 1894 में। नटाल इंडिया कांग्रेस ने इसके खिलाफ जंग जारी रखी। हालांकि जो सफलता है वो बहुत देर में जाकर मिली। कर जो है गिरमिटिया पर जो कर लगाया गया था 3 पाउंड वार्षिक, वो 1909-10 के आसपास जाकर के समाप्त हुआ, 1909 में गांधी जी के ही प्रयासों से। लेकिन गिरमिटिया प्रथा चलती रही। गिरमिटिया प्रथा यानी मजदूरों को वहाँ ले जाना, मजदूर बनाना, ये सब चलता रहा। इसमें सफलता 1917 में मिली जब यहाँ पर मदन मोहन मालवीय जैसे नेता भी इसमें लग गए और उन्होंने कई बार जो है भारत के वायसराय को पत्र लिखे, मुलाकातें की कि इस चीज़ को समाप्त किया जाना चाहिए। और जब वो राजी नहीं हुए तो महात्मा गांधी ने फिर से भारत में आंदोलन छेड़ दिया। पूरे भारत का भ्रमण किया, पूरे भारत में जन जागरूकता फैलाई, लोगों को एकजुट किया, जनमत तैयार किया और सरकार के ऊपर दबाव बनाया। तब जाकर के सरकार ने इस गिरमिटिया प्रथा को समाप्त करने का आदेश दिया 1917 में। 1917 में गिरमिटिया प्रथा जो है वो साउथ अफ्रीका मजदूरों को ले जाने का जो प्रक्रिया थी उसको समाप्त कर दिया। तो इस प्रकार से गिरमिटिया जो प्रथा है उसकी समाप्ति भी 1917 में हो गई। पूरा मामला आशा है आपको समझ में आ गया होगा। जैसे हम लिखते हैं शॉर्टकट में, पॉइंट टू पॉइंट हम आप लिखते चले आ रहे हैं सभी लेक्चर्स को, ऐसे ही इसको आप आसानी से नोट कर लीजिएगा। महात्मा गांधी के ये 3 आंदोलन हमने पढ़ लिए, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद का मामला। अब इसके बाद जो आंदोलन हैं वो रॉलेट एक्ट के बाद में जो काफ़ी विस्तृत और बड़े बड़े आंदोलन हम पढ़ेंगे, उन पे बात करेंगे अगली क्लास में। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।